किधर गया किधर गया किधर गया? टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है पेज नंबर 45 पे। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पेज नंबर 45। ये आपने ना जो जो टॉपिक हमने पढ़ लेना उसको टिक करते रहना हेडिंग्स को, ताकि आइडिया रहे कि ये हमने काम कर लिया है। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पेज 45। अच्छा, कल एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉई को एरियर्स में अमाउंट मिल जाए, सैलरी मिल जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि उसकी जो करंट ईयर की टैक्सेशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर उसे एरियर्स के अंदर मिलते हैं, यानी कि पिछले महीनों की भी, पिछले साल की तनख्वाह भी इस साल में मिल गई, तो रिसीट बेस पे टैक्स है। तो एम्प्लॉई के पास ऑप्शन है कि वो जो है अर्नड बेसिस के ऊपर अवेल कर सके। ठीक है, ये एक हमारा टैक्स हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था। ये वो बात है जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अंदर बेसिकली एम्प्लॉय जब छोड़ के जाता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है, तो उस टाइम पे उसे कोई लमसम अमाउंट मिल गई। ठीक है, जैसा गोल्डन हैंडशेक मैंने आपको बताया था। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक अक्सर जो होती है वो वॉलंटरी पेंशन के तौर पे भी दी जाती है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, अक्सर फैसलाबाद में कई कंपनीज में इस तरह हुआ है कि रिटायरमेंट एज है 60 साल। ठीक है, तो कंपनी ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी कि जो बंदा अपनी रजामंदी से 50 ईयर्स में रिटायर हो जाएगा तो हम उसे इतने पैसे दे देंगे। ठीक है, हम उसे इतने पैसे दे देंगे। तो वो लोगों की मर्जी है कि जी आप 50 साल पे रिटायर हो जाओ या अगले 10 साल मजीद काम कर लो। किसी को लगता है कि जी हमारे लिए अर्ली रिटायर होना अच्छा है, वो एक लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर से लेगा और कहेगा जी ठीक है बाय बाय मैं जा रहा हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन होगी। तो ये गोल्डन हैंडशेक एक इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अक्सर कंपनीज इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्ड कंपनसेशन ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने पे जो आपको पैसे मिले, कंपनसेशन मिली, द एम्प्लॉय may by notice to the commissioner elect for the amount to be taxed at the rate computed as. The option should be exercised by the due date of the furnishing of the return. प्रॉब्लम यहाँ पे भी फिर वही आ जाता है कि अगर एक बंदे की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है तो उस साल में टर्मिनेशन के टाइम पे उसको एक लमसम अमाउंट मिल गई, ज्यादा पैसे मिल गए, तो हमने तो टैक्स लगाना रिसीट बेस पे, ऐसे ही है ना। तो जब रिसीट बेस पे टैक्स लगाएंगे तो उसका स्लैब बढ़ जाएगा और फिर उसको टैक्स अच्छा वाला ठुकेगा। सही है, तो इसका क्या तरीका है? इसके लिए लॉ ने खुद से एक गुंजाइश दे दी है कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हो और लमसम अमाउंट मिल जाए तो एक टैक्स रेट खुद से कैलकुलेट करें। ठीक है, एक टैक्स रेट खुद से कैलकुलेट करें और उस रेट को वो जो लमसम अमाउंट मिली है उससे मल्टीप्लाई करके आप उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालें। समझ लगी? यानी कि इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आपको लमसम अमाउंट मिल रही है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है, इस सिचुएशन में हमने एक कैलकुलेट करना है टैक्स रेट और उस टैक्स रेट को उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है और इवेंचुअली फिर उसके ऊपर टैक्स देना है। ठीक है, अब वो टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका ये फॉर्मूला दिया है। टोटल टैक्स पेड और पेएबल फॉर द 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, पिछले 3 सालों में जो टैक्स ईयर है, पिछले 3 टैक्स ईयर है, उसमें कितना टैक्स दे दिया है या देने वाला है, डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। पिछले 3 सालों का टैक्स और पिछले 3 सालों की टैक्सेबल इनकम और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका स्पेशल रेट आ जाएगा। सेपरेट रेट कह लें इसे कि जी एक सेपरेट रेट हम लोगों ने इसको बनाया। तो इस रेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो अमाउंट मुझे लमसम मिली और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी बनाऊं। लगी बात यहां तक समझ?
द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। और इसमें भी वही वाली बात है जैसे अर्न में पड़ी थी, पहली लाइन देखें, द एम्प्लॉई में बाय नोटिस टू द कमिश्नर, आगे क्या वर्ड लिखा है, इलेक्ट, मतलब उसमें कंपलसरी नहीं है, वो अपनी वर्किंग करेगा कि उसको इस तरह से रेट लगाना ठीक है या जिस तरीके से रिसीट बेसिस पे लगता है उस तरह से लगाना ठीक है, जिसमें टैक्स कम है उसे ऑप्ट कर लेगा, ठीक है। बल्कि जो नॉर्मल तरीका है उससे तो ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको जब ऑप्ट करना होगा तो कमिश्नर को वो नोटिस दे देगा कि मैं ये वाला काम कर रहा हूं। इसके नीचे ये एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल को करते हैं, आपको बात और क्लियर होगी। MFD Limited paid a sum of ₹5 lakh under the golden handshake scheme to Mr. X in addition to the taxable income of 16 lakh in the tax year 2022. The past 3 years assessed tax results of his assessment are as under. Tax year 21, 20 और 19 taxable income 14, 50, 12, 800, tax liability assumed 159, 120, 60, total 339. Mr. X is interested to know the options available to him for the taxation of golden handshake scheme for the tax year 2022. वो कह रहा है जी जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत जो मुझे पैसे मिले हैं उसके बारे में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सिंपल एज दैट हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। इसको अगर हम लिखें इस तरह से, we have two options. ये लिखना बाद में है, समझना पहले। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 एज यूजुअल क्या है हमारे पास कि टैक्सेबल लगा दें, आप टैक्स लगाएं रिसीट बेसिस के ऊपर, रिसीट बेसिस पे कराएं तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी उसकी कितनी है, 16 लाख है। तो 16 लाख आपने इनकम फ्रॉम सैलरी लिख ली और इसको गोल्डन हैंडशेक मिला है, ये कितना मिला, 5 लाख। 5 लाख इसका गोल्डन हैंडशेक हो गया। कोई ज़कात वगैरह एनीथिंग एल्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कुछ भी नहीं। तो टोटल आपकी आगे कितनी, 21 लाख, ठीक है। ये इसकी बन गई टैक्सेबल इनकम, ये इसकी टैक्सेबल। 21 लाख के ऊपर जरा मुझे ये तो बताएं कि टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। 21 लाख पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। जय साहब, 21 लाख पे टैक्स लायबिलिटी बताइएगा कितनी है। ₹1,27,500। ये जी हमारी ऑप्शन 1 है ऑन रिसीट बेसिस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल एज दैट। अब आते हैं इसके ऊपर। ऑप्शन 2 क्या है जी, इनकम फ्रॉम सैलरी 16 लाख, ठीक है। अब टैक्सेबल इनकम में मैं अपना गोल्डन हैंडशेक नहीं डालूंगा यहां पे, ठीक है। टैक्सेबल इनकम पे गोल्डन हैंडशेक अभी यहां नहीं डाल रहा। टैक्सेबल इनकम मेरी 16 लाख बन गई। मुझे जरा टैक्स लायबिलिटी बताएं 16 लाख में कितनी है। टोटल इनकम में वो आएगी, मैं सिर्फ टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूं। कितनी, 65,000। इसको या फिर उस तरीके से कर ले जैसे हम पहले करते आए हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी थी दैट इज 16 लाख, गोल्डन हैंडशेक मिला 5 लाख, ये मेरी बन गई टोटल इनकम 21 लाख की। मैंने अब गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट टैक्स लगाना है
तो मैं इसको टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं करूंगा, तो 5 लाख इसमें से लेस कर दिया क्योंकि इसको सेपरेट लगाना है, तो टैक्सेबल इनकम मेरी क्या बन गई 16 लाख। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने टैक्स रेट सेपरेट लगाना है, इसलिए टैक्सेबल इनकम से निकाल दिया। ठीक है, तो 16 लाख ये बन गई, टैक्स लायबिलिटी मेरी ये बन गई। ठीक है, अब टैक्स लायबिलिटी ऑन गोल्डन हैंडशेक, वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 क्या फॉर्मूला दिया उसने, पिछले 3 सालों के टैक्सेस डिवाइडेड बाय पिछले 3 सालों की टैक्सेबल इनकम। पिछले 3 सालों की टैक्सेस क्या है, 500 प्लस, अच्छा इकट्ठे किए हुए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 345 टेट्रा 0, कितना बन गया 9.8%, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 9.8% आपका बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस 9.8 विद 5 लाख, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 9.8%, 49,000। बताएं जी टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या हुई, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी 1,14,000। कौन सी ऑप्शन बेहतर है उसके लिए, ऑप्शन बी। ठीक है, तो दिस इज हाउ ही हैज द 2 ऑप्शंस। अगर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वी हैव द ऑप्शन कि पिछले 3 सालों की टैक्स लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम करके एक सेपरेट रेट निकालें और उस रेट को आप मल्टीप्लाई कर दें जितनी गोल्डन हैंडशेक पेमेंट आई थी। तो इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी अबाउट दी सेपरेट रेट, तो ये हमारा एक सेपरेट रेट आ गया। ठीक है, इसको लिख लें फिर थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं। यही आपका फ्रंट पेज है, अगर इतनी सी होगी वर्किंग, ये वर्किंग्स जो होगी ये अलग से हम शो कर देंगे। हाँ, इसको अलग से लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अंदर लिख के भी निकाल दें तब भी इट्स ओके, इसमें आपके पास ऑप्शन है, दोनों काम कर सकते हैं। इसको बना ले, देख ले। इतनी रख थैंक यू। लिख लिया सबने, लिख लिया है, लिख लिया हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब पॉइंट इसके अंदर समझने वाले क्या है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं इस चीज को विद द टॉपिक विच वी डिस्कस यस्टरडे। कल हमने क्या पढ़ा था कि एरियर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, और एग्जामिनर भी ऐसे करता है, उसने किया भी हुआ है कि एरियर्स दे के कि जी अगले साल में एरियर्स मिल रहे हैं और पिछले 3 सालों की टैक्स लायबिलिटी और इनकम भी दे दी है, यानी कि उसने ये डाटा भी दे दिया, ठीक है, और ये भी बता दिया कि एरियर्स मिले। तो स्टूडेंट क्या करता है कि यार हर चीज को मिक्स कर दो बस, ठीक है, हम इस अप्रोच से जाते हैं, स्टूडेंट के भी हर चीज मिक्स कर दो जाके, तो वो फिर जनाब एरियर्स के ऊपर भी ये लगा लेते हैं। हालांकि एरियर्स में कोई सेपरेट टैक्स रेट नहीं निकालना, एरियर्स के ऊपर कोई सेपरेट टैक्स रेट निकाल, उसमें जो 2 ऑप्शन है कि रिसीट बेसिस पे या फिर अर्न बेसिस पे, वो जिस साल की है उस साल का टैक्स निकालना है। ठीक है, इसके अंदर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा कि आप एक सेपरेट टैक्स रेट निकालेंगे और इस सेपरेट टैक्स रेट को आपने मल्टीप्लाई करना है जितनी अमाउंट आपको एज ए गोल्डन हैंडशेक के तौर पे मिली है।
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर 3 सालों का लेना है हमने टैक्स लायबिलिटी, अगर किसी 1 साल में प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी को और उसने 2 सालों की टैक्स लायबिलिटी दी हो, टैक्स लायबिलिटी तभी होगी ना जब प्रॉफिट भी टैक्स देंगे, ठीक है। अगर टैक्स लायबिलिटी उसने दी ही 2 सालों की हो, फिर क्या करेंगे? फिर 2 को यूज करेंगे। ऐसा नहीं करना कि मजीद 3 के लिए पीछे चले जाए, ठीक है। तो और ये है भी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, ऐसा ना हो कि 2023 के बाद वाले पिछले 3 कौन से लेंगे? 22, 21, 20। तो ऐसे नहीं करना कि 22 को छोड़ दें और 21, 20 और 19 ले लें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो पिछले 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर उठाने हैं। अगर उनमें से किसी एक में प्रॉफिट या टैक्स लायबिलिटी बनती नहीं है तो हमने फिर 2 के ऊपर ये काम कर लेना है। अगर ऊपर 2 पे काम करेंगे तो नीचे फिर 3 की टैक्सेबल इनकम लेंगे, क्या करेंगे? 2 के ही लेंगे भाई सारा कुछ, फिर उस अकॉर्डिंगली हमने उस चीज को एडजस्ट करना है, ठीक है। कोई मसला है इसके अंदर? ये हमारा कॉन्सेप्ट था टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में के टाइम पे अगर कोई चीज हमें लमसम पेमेंट मिल जाए लाइक गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स, तो फिर हमने उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है। और बेसिकली ये इसी पे होगी, क्योंकि अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है, हम आगे पढ़ेंगे। प्रोविडेंट फंड मिलता है उसकी टैक्स ट्रीटमेंट अलग है, और गोल्डन हैंडशेक की उसने इस तरह से बताई हुई है। अब आप वापस आए ऊपर और हम अब कुछ परक्यूजिट्स जो हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 43 पे आए, जो पहला परक्यूजिट है उसको हम पढ़ते हैं, दैट इज कन्वेंस। ये वो हमने सैलरी के स्कोप में पढ़ा था ना, एनी अदर परक्यूजिट्स विल बी पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये परक्यूजिट्स स्टार्ट हो गए। तो कन्वेंस इज माय फर्स्ट परक्यूजिट, और फर्स्ट परक्यूजिट मेरा नहीं है, ठीक है। आपको गाड़ी दी हुई है उन्होंने किन्होंने? कंपनी वालों ने यार एवी इसलिए आपने कहा कि आपका फर्स्ट परक्यूजिट है। नहीं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए फर्स्ट परक्यूजिट है। अच्छा, कन्वेंस के ऊपर बात करें तो भाई एक चीज सबसे पहले जो आपने देखनी है, मोटर व्हीकल जो है उसको कन्वेंस के तौर पे वो कह रहा दे रहा है, तो इसमें 3 ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला बात, अगर मैं कन्वेंस की बात करूं, सबसे पहली बात ये हो सकती है कि जो मोटर व्हीकल आपको कंपनी ने प्रोवाइड की है वो उन्होंने आपको इसलिए दी है कि सुबह के टाइम आपने जाना है कंपनी के कामों के लिए, ठीक है, और शाम में वो बेशक आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाएं, ठीक है। यानी कि पार्शियली वो कंपनी के कामों के लिए यूज हो रही है और पार्शियली किस लिए यूज हो रही है? आपके पर्सनल कामों के लिए। तो ये जो बात है वो एग्जामिनर आपको बताएगा, ठीक है। ये बात एग्जामिनर बताएगा कि जो कंपनी ने व्हीकल दी है, मोटर व्हीकल दी है, वो किस नजरिए से दी है, क्या कह के दी है। तो भाई वो ये है कि पार्शियली इस्तेमाल हो रही है कंपनी के कामों के लिए और पार्शियली यूज हो रही है वो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। एक तो उसमें ये हो जाता है जिसमें पार्शियल यूज आता है। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि जो व्हीकल कंपनी ने दी है, कंपनी ने कहा है आपको व्हीकल देके, जो आपका ऑफिस है उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड से कहा है कि 6 बजे के बाद ये गाड़ी लेके बाहर जाए तो दरवाजा बंद कर देना है। यानी कि गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए है, ठीक है। आप गाड़ी को कहीं पे पर्सनल कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो पार्शियल यूज, दूसरा आ गया आपका ऑफिशियल यूज, वो भी उसे रोकेगा पूछेगा भाईजान किधर जा रहे हैं, कह रहे नहीं अपने पर्सनल कार, नहीं आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो पार्शियल यूज के लिए व्हीकल दिया है, पार्शियल यूज आ रहा है, ऑफिशियल यूज के लिए दिया है। और एक उन्होंने
तरीका ये हो सकता है, दे ही आपको दिया पर्सनल यूज, ले अयाशी करें, ठीक है, पर्सनल यूज करें गाड़ी का, कोई चक्कर ही नहीं, जहां मर्जी लेके जाएं, हम आपको कहेंगे कि नहीं इसके ऊपर आप ऑफिस का काम करें, ठीक है। आपने हमारी इतनी सेवा की है, आप इतने टैलेंटेड बनते हैं कि ये गाड़ी हमने आपको दी, पर्सनल यूज के लिए दे दी, चार्टर्ड। अच्छा, तो अब ये 3 यूजेस हमें पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन में वो एग्जामिनर हमें बताएगा। अगर तो कन्वेंस दी है ऑफिशियल यूज के लिए, ठीक है, तो इसका हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी की चीज है, कंपनी के इस्तेमाल पे है, तो हम इसका इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। देयर विल बी नथिंग टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इसका कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कन्वेंस है पार्शियल यूज के लिए, पर्सनल यूज और ऑफिशियल यूज दोनों के लिए, तो 5% टैक्सेबल होगा। ये अभी मैं बताऊंगा 5% किसका, 5% टैक्सेबल होगा, ठीक है। और कन्वेंस दी है पर्सनल यूज के लिए, तो ये 10% टैक्सेबल। 10% टैक्सेबल से क्या मतलब है, 10% जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया जाएगा, सही है। जो 10% होगा किस अमाउंट का, ये भी बता देता हूं कि वो 10% जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा। ये क्लियर हो गई ये बात। अगर पार्शियल यूज है यानी कि पर्सनल प्लस ऑफिशियल यूज, तो कितना आएगा 5%। 100% ऑफिशियल यूज है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर पर्सनल यूज है तो 10%। ये टैक्सेबल दोबारा होगा, टैक्सेबल मतलब इसको इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करेंगे, उसकी टैक्सेबल इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करेंगे, दैट्स ऑल। बस 5% किसका, बता रहा हूँ, हौसला हौसला, अभी क्या है मैंने बता रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे सैलरी ऐड की है ना, इसी तरह इनकम फ्रॉम सैलरी में वो 5% भी ऐड करेंगे। टैक्सेबल का मतलब ये कि ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। जैसे हमने अलाउंसेस में पढ़ा था कि अलाउंसेस टैक्सेबल है, टैक्सेबल का क्या मतलब है, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है 5% और 10% किसका। अगर तो गाड़ी आपके एम्प्लॉयर ने, उस पर्सन के एम्प्लॉयर ने खुद खरीदी है, बाय की है, तो ये 5 या 10% लेंगे कॉस्ट का ऑफ द व्हीकल, ठीक है। अगर गाड़ी वो बाय करके दे रहा है, ठीक है, सारी पेमेंट अभी कर रहा है और जाता है टोयोटा शोरूम पे जाता है, 25-30 की तो खैर से रह नहीं गई, अब 45 लाख रुपया उन्हें वहां पे देता है, तो कहता है मैंने एक नया एम्प्लॉय रखा है उसको देनी है गाड़ी, तो वो 45 लाख पे करता है और वहां से गाड़ी उठाता है और ले आता है, तो कॉस्ट पे ले रहा है, तो बाय कर रहा है खुद, तो 5 या 10% किसका होगा, कॉस्ट का। नहीं ज्यादा हाँ, अच्छा, अगर एक और बात, अगर वो लीज करवा रहा है किसी बैंक के थ्रू, अगर वो किसी बैंक के थ्रू लीज करा रहा है, तो ये 5 या 10% जो है ये होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल का। if लीज, अगर एम्प्लॉयर लीज करवा रहा है, ये बातें लिखी हुई हैं आपकी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको पता चल जाएगा सारा, सिर्फ फोकस करें समझने पे, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉयर खरीद रहा है प्रोडक्ट, व्हीकल को खरीद के आपको दे रहा है, तो 5 या 10% किसका लेंगे, कॉस्ट का, व्हीकल की कॉस्ट का। और अगर वो लीज करवा के दे रहा है, तो 5 या 10% किसका लेंगे, व्हीकल की फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और फेयर मार्केट वैल्यू का जब भी कॉन्सेप्ट आता है, तो मैंने कहा था कि एक सवाल ज़हन में राइज होना चाहिए, कब की फेयर मार्केट वैल्यू, तो ये कहते हैं जी कमेंसमेंट ऑफ लीज, कमेंसमेंट ऑफ लीज,
इस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू, कमेंसमेंट ऑफ लीज की। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लेंगे, कब की लेंगे, कमेंसमेंट ऑफ लीज की लेंगे। तो 5%, 10%, कुछ भी नहीं, कॉस्ट का या फेयर मार्केट वैल्यू का, और फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे तो कमेंसमेंट ऑफ लीज की। अब ये बातें पढ़े, ये जो टेबल इसने यहाँ पे बना के दिया है हमें, उस टेबल को पढ़ते हैं। इन केस वे द मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड। अच्छा, एक और बात, ये जो कन्वेंस है ये उसको प्रोवाइड की गई है या उसको ट्रांसफर कर दी गई है हमेशा के लिए? ये उसको बेनिफिट दिया है जब तक कि वो जॉब पे है, या उसको हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दिया है? यस, ये अभी ये बात नहीं कर रहा कि मैं ट्रांसफर हुआ, ये बेनिफिट है जब तक वो हमारे साथ जॉब पे है। अभी ट्रांसफर की बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है? ये कब तक है, जब तक वो जॉब पे। ट्रांसफर का केस और होगा, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल एक बंदा जॉब पे आया है और उसको व्हीकल प्रोवाइड कर दी गई है, तो जो व्हीकल प्रोवाइड कर दी गई है जब तक वो जॉब पे है, तो ये बेनिफिट तब का। चले इसको पढ़ते हैं। इन केस वेयर मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई इंक्लूडिंग द डायरेक्टर, डायरेक्टर एम्प्लॉय भी होते हैं, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, सैलरी में क्या अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स करेंगे, पार्शली फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, इफ ओन्ड, अगर उसने खुद ओन करता है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू दी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को जो व्हीकल की कॉस्ट पड़ी है उसका 5%, ठीक है? इफ लीज्ड 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल एट दी कमेंसमेंट ऑफ द, अगर उसने लीज कराई है तो ये 5% किसका होगा, लीज के टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू कमेंसमेंट ऑफ लीज की, ठीक है? इसी तरह फॉर पर्सनल यूज ओनली, अगर उसको सिर्फ पर्सनल घर के इस्तेमाल के लिए दी है, तो अगर एम्प्लॉयर ओन करता है गाड़ी को तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू द एम्प्लॉयर, और इफ लीज्ड 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज, और अगर ऑफिशियल यूज है तो फिर कुछ नहीं करना। ठीक है जी, क्लियर है भाई? क्लियर है? उठ जाए, उठ जाए। कोई किधर गिरा हुआ है, कोई किधर गिरा हुआ है, उन्होंने तो आज सर पे ही हाथ रख लिया है, पता नहीं टैक्स पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, रोना आ रहा है। डिप्रेशन में ना चले जाइएगा टैक्स पढ़ते पढ़ते, है? इधर भी अजीब अजीब किस्म के तासुरात देखने को मिल रहे हैं कि ये पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। जल्दी उठ के आना पड़ता है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही सीरियस होके पढ़ रहे हैं वो है। 4 दिन बाद कौन सा याद रहता है, जितना मर्जी सीरियस हो। अच्छा, बस ऐसे ही है फिर। आई कैब ने भी फिर आपको भूल जाना है।